हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा जो हम लोग का छत्तीसगढ़ के लिए जितने भी एग्ज़ाम होते हैं छत्तीस व्यापम लेवल पे और सीजीपीएससी लेवल पे जितने भी पूरे छत्तीस में एग्ज़ाम होते हैं उन सभी को टारगेट करके एक हमारा बैच चलाया जा रहा है। टॉपिक वाइज टारगेट टेस्ट बैच ये छत्तीस सभी एग्जाम को कवर करेगा। इसमें आपको डेली टारगेट दिया जा रहा है, उस टारगेट के अनुसार आपको तैयारी करके टेस्ट देना है। प्रतिदिन टेस्ट है, टाइम टेबल के अनुसार टेस्ट है, एकदम डीपली लेवल पे बहुत ही नए क्वेश्चनों के साथ बहुत शानदार तरीके से ये टेस्ट होगा। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ निःशुल्क क्लासेस भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। आप लोगों ने अभी 2 क्लासेस देखा होगा, फिजिक्स का हुआ था, फिर आज छत्तीसगढ़ का कर रहे हैं क्योंकि आज का हम लोग का जो टारगेट है वो है आपका जो टेस्ट आज उस टेस्ट के बेस पे ये क्लासेस रखे हैं हम लोग ताकि आप लोग को आसानी हो थोड़ा सा पढ़ने में करके। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करें, एक बात शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सअप स्टेटस में, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। डेली 9 PM पे क्लासेस हो रही है, चाहे साइंस की क्लास हो चाहे आपके छत्तीसगढ़ की, दोनों अल्टरनेट चल रहे हैं। तो आप लोग सही समय पर जरूर जुड़ा करें। नोट्स के लिए भी मैं आपको बोला था कि आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये नोट्स क्यों बनाने बोल रहा हूँ, क्योंकि ये नोट्स लगभग 10 से 15 पुस्तकों का सार है। 10 से 15 पुस्तकों से फिल्टर करके जो आपके छत्तीसगढ़ लेवल पे सीजीपीएससी प्रीलिम्स लेवल पे इम्पोर्टेंट है और जितने प्रयोगशाला परिचालक हो गए, जितने भी एग्जाम होने हैं व्यापम के, उस लेवल पे हमारे छत्तीस लेवल पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को कवर करते हुए ये नोट्स को फिल्टर करके लाया गया है। ठीक है, तो आपको एक बुक में ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगा, बहुत सारे बुकों का कंटेंट यहाँ पे उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, तो नोट्स बनाते जाइएगा, आपका एक शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा जिसको बाद में आपको रिविजन करने में आसानी होगा। चलिए शुरू करें। जुड़ गए सभी लोग, समय से जुड़ा करें। ठीक है, और जिन लोग भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, हमारे 100 रुपये जो बैच है, क्योंकि आप लोग जितना यहाँ थ्योरी पढ़ेंगे उसका टेस्ट अगर आप नहीं दिलाएंगे तो आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। ठीक है, तो ये देख लीजिए कि केवल 100 रुपये पूरे महीने भर का लेते हैं, पूरे टाइम टेबल के अनुसार आपको तैयारी करवाते हैं बहुत शानदार तरीके से। ये नंबर है, देख लीजिएगा 75 83 86 44 61, ये वाला हमारे व्हाट्सएप में मैसेज करके जुड़ जाइएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 2 मिनट लगभग हो गया। चलिए, तो हमारा पहला टॉपिक था, आप लोग ने देखा होगा, आपको अगर आप बैच में जुड़ गए होंगे तो आपको आज का टेस्ट का टॉपिक क्या क्या मिला है। जनजातीय परिचय है आज का पहला टॉपिक। उसके अंदर संवैधानिक विकास पढ़ना है, निवास स्थान पढ़ना है, जनजातीय उपजातियाँ पढ़ना है, परिवार भाषा बोली विशेष पिछड़ी जनजाति, ये टाइम टेबल आपको मिला होगा। ठीक है, तो उसमें से जो जो टॉपिक आज हम लोग कर पाएंगे वो आज कर लेते हैं, बाकी लोग आप लोग तो तैयारी कर लिए होंगे सेल्फ स्टडी से। चलेगा, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनजातीय परिचय। जनजातियों के बारे में जानना पड़ेगा पहले कि इनका उल्लेख कहाँ किया गया है, किस अधिनियम के तहत इनको जनजाति में शामिल किया जाता है, क्या है, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को एक साथ कर लेते हैं। देखिए, सबसे मेन जनजाति संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, पूरे संविधान को जब खंगाला जाएगा सबसे मेन अनुच्छेद कौन सा है, 342 याद रखेंगे। धारा की बात करेगा तो धारा 20। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, जनजातियों संबंधी मेन अनुच्छेद कौन 342 है, धारा बोलेगा तो धारा में 20 आएगा। जनजाति नाम किस अधिनियम द्वारा दिया जाता है, तो किस अधिनियम के द्वारा जनजातियों का नाम दिया गया या जनजाति नाम दिया गया, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000। देखिएगा कई लोग यहाँ पे गलती करते हैं, ऑप्शन में आपका रहता है छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000, तो इसको लगा दे तो आपकी गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए पुनर्गठन छत्तीसगढ़ का नहीं हुआ है, छत्तीसगढ़ तो नया बना है। पुनर्गठन किसका, मध्य प्रदेश हुआ है, मध्य प्रदेश से काट के छत्तीसगढ़ को बनाया गया, इसीलिए मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम बोला जाता है। इसी तरह हमारा छत्तीसगढ़ भी बना है, इसी में सभी चीज़ों को परिभाषित भी किया गया था। ठीक है, जनजाति नाम भी इसी में दिया गया है। ठीक है, चलेगा आगे देखते हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातियों की कुल संख्या कितनी है, तो 42 प्रकार की टोटल जनजातियां याद रखेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। टोटल कितने जनजाति हैं, तो 42। अब उसमें उप जनजाति में बांटे हुए हैं, जैसे आपका गोंड बोल दिए तो गोंड में बहुत सारे और छोटे छोटे उपजाति होते हैं, कंवर होते हैं, ऐसे करके बहुत सारे उप जनजातियाँ होती है। तो उप जनजातियों की संख्या कितने, उप समूह कितने, 161। ये दोनों डाटा आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। छत्तीसगढ़ में कुल जनजातियों की संख्या बोलिए कितने जनजाति है, 42 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है। ठीक है, और इन 42 में और अलग अलग भागों में बटे होते हैं। तो उप समूह बोलेगा जनजाति उप समूह कितने हैं, तो 161 भागों में बटे हुए हैं। ठीक है, तो टोटल हमको 161 के बारे में पढ़ना है। ठीक है,
चलेगा। जनजातियों का निवास स्थान कहाँ है, मेन जनजाति कहाँ निवास करते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ का आप लोग नक्शा देखे होंगे, तो ऐसे करके नक्शा है हमारे छत्तीसगढ़ का। तो इसका उत्तरी भाग में आपका सरगुजा संभाग यहाँ, और आपके मेन दक्षिणी भाग में, इन दोनों जगह जनजातियाँ पाई जाती है। इक्का दुक्का इधर भी है, बीच में भी पाया जाता है, लेकिन मेन बोला जाएगा तो जनजातियों का मेन निवास स्थान क्या है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी और दक्षिणी भाग में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नोट्स बना लीजिएगा ना आप लोग क्लास होने के बाद, इसको पॉज करके। ठीक है, आगे देखते हैं। जनजाति समूहों के प्रजाति लक्षण, मतलब ये किस लक्षण के तहत आते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं जनजातियों को, तो उनका रहन सहन हो गया, उनको किस कैटेगरी में रखा गया है, तो कौन, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, इस कैटेगरी में जनजातियों को रखा गया है। जनजातियों की भूमि किसे कहा जाता है, तो जनजातियों की मेन भूमि बस्तर को कहा जाता है। सरगुजा में भी रहते हैं, लेकिन मेन आपको भूमि, जनजातियों की भूमि के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, तो बस्तर। ठीक है, जनजातियों में पारत का अर्थ क्या होता है। ठीक है, काले पक्षी का जो शिकार करते हैं पालथी लोग, तो पारत का अर्थ क्या होता है, शिकार करना होता है। पारत का अर्थ पूछा गया कई बार ना, इन सारे क्वेश्चनों को ही लिया गया जो बार बार पूछा गया आ रहा है, 36 लेवल पे इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं छोटे छोटे प्रश्नों को मिला के कूट वाले क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपके बैच में टेस्ट में देखने को मिलेगा सब प्रकार के क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेवल के। ठीक है, चलिएगा देखते जाइएगा, आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जनजाति अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में जनजाति अनुसंधान केंद्र याद रखिएगा रायपुर में है। सितंबर 2004 में इसकी स्थापना की गई है। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में निजाति म्यूजियम की स्थापना कई बार पूछा गया है, एकदम आईएमपी क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में निजाति म्यूजियम कहाँ स्थापित है, तो जगदलपुर में है। जगदलपुर में भी कहाँ पूछेगा, तो गाँव का नाम है धर्मपुरा। ठीक है, बाकी जगदलपुर ऑप्शन में रहता है, देख लीजिएगा इसको। छत्तीसगढ़ में निजाति म्यूजियम कहाँ है, जगदलपुर। आगे देखते हैं। निजातीय म्यूजियम का स्थापना कब हुआ, म्यूजियम कहाँ है बोले तो जगदलपुर में। स्थापना कब हुआ, 1972 में। तो इतना डाटा आपको याद रखना है, अभी सब पूरा बेसिक है, हर प्रकार का भी पढ़ेंगे, थ्योरी ग्रुप में भी पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको रिवीजन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट को व्यापम लेवल पे, प्रीलिम्स लेवल पे आकर आ रहा हूँ। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा, थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी देख लेते हैं अनुसूचित जाति का। देखिए, जनजाति का पढ़ लिए, जनजाति के बारे में, ये जितने पढ़े हैं जनजाति, अनुसूचित जनजाति के बारे में है। ठीक है, अब अनुसूचित जाति के बारे में देखेंगे। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर रहा हूँ, छोटा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए अनुसूचित जाति के बारे में पढ़ते हैं ना, ध्यान रखिएगा, शेड्यूल कास्ट। ठीक है, अनुसूचित जाति देखिएगा, अनुसूचित जाति मूलतः एक संवैधानिक संकल्पना है, संविधान में इसका उल्लेख है। ब्रिटिश सरकार ने कानूनी एवं प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। किसका, अनुसूचित जाति शब्द का किसने प्रयोग किया था, तो ब्रिटिश सरकार ने किया था, कानूनी और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए। भारत के संविधान ने इस शब्द का मानकीकरण करते हुए इसे स्वीकार कर लिया। ठीक है, उठा लिए हम लोग ब्रिटिश सरकार से इस शब्द को, अनुसूचित जाति। अप्रैल 1936 में ब्रिटिश सरकार ने एक आदेश जारी कर कुछ विशेष जातियां, वर्गों और जनजातियों को अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट किया। तो देखिए, हमको मेन हम लोग ये पढ़ना चाह रहे हैं कि अनुसूचित जाति शब्द आया कहाँ से, कौन बांटा भाई इसको, कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आप लोग सुनते हो ना 3-4 कास्ट है। ठीक है, एक सामान्य, तो इसको बांटा कौन है, संकल्पना कहाँ से आया, कैसे संविधान में आया, तो वो है पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो ये आपको पता होना चाहिए। अप्रैल 1936 में ब्रिटिश सरकार ने एक आदेश जारी किया था, कब, अप्रैल 1936 में, और इसी के अंदर कुछ जातियों को, वर्गों को, जनजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया। ठीक है, चलेगा। अब इसका प्रकाशन कब हुआ, वो तो एक आदेश जारी कर दिया, शामिल कर दिया, लेकिन प्रकाशन भी तो जरूरी है ना, प्रकाशित भी तो होगा। तो कब हुआ, तो अनुसूचित जाति संबंधित सूची का प्रावधान कब आया, तो इसका प्रावधान कहाँ पे है, कहाँ पे मिलेगा हमको अनुसूचित जाति का प्रावधान, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में। अनुसूचित जाति की बात करें, अनुसूचित जनजाति नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में दोनों में अंतर है, SC ST। ठीक है, चलेगा आगे देखेंगे इसके बारे में, हम लोग इसको डिटेल से आप लोग पढ़िए। चलेगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ये SC का है ना, ठीक है, अनुसूचित जाति है, और अनुसूचित जनजाति में ST बोलते हैं ना, तो दोनों में अंतर कीजिएगा। अभी हम लोग SC पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, इसका उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 341 में SC का उल्लेख, ध्यान रखें, अनुसूचित जाति का। आगे देखते हैं इसका सूची, तो सूची कहाँ से है,
तो छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति की सूची मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 से ली गई है। मैं बोला ना, यहीं से इस शब्द का भी प्रयोग किया गया है, यहीं से सूची उठाया गया है। छत्तीसगढ़ में कुछ भी चीज़ जब अलग हुआ छत्तीसगढ़ तो नहीं बनाए थे, सबको मध्य प्रदेश में जैसा चल रहा था, जो नियम कानून था, सबको उठा लिए थे। ठीक है। अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ आदेश संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, देखिएगा 1976 में संशोधन हुआ था, वही आपको मध्य प्रदेश में चल रहा था। फिर मध्य प्रदेश जब से हम लोग अलग हुए छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो सूची था उसको हम लोग उठा लिया अपने छत्तीसगढ़ में। प्रकार, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 44 जातियों को अनुसूचित जाति घोषित किया गया। अभी वहाँ कितने पढ़े हम लोग? 61 पढ़े ना, कितना पढ़े? ये यहाँ पे आप लोग को बताया हो ना, इसको याद रखिएगा। जनजाति बोलेगा अनुसूचित जनजाति तो ये 42 है, और अनुसूचित जाति की बात करेगा तो ये दोनों 42, और इसमें अंतर समझिए, कई लोग ये मिस्टेक करते हैं ना। 44 जातियों को अनुसूचित जाति घोषित किया गया है। सतनामी और उनकी उपजातियां सबसे बड़ा समुदाय। छत्तीसगढ़ में एससी का सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है? कौन सा जाति इसमें आता है? तो याद रखिएगा सतनामी समाज। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है, सबसे बड़ा है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। एससी में बोलेगा तो 44, एसटी में बोलेगा तो 42, और इसकी उपजातियाँ 161। ठीक है, चलिएगा, दोनों को इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद एक बार फिर ऑन करके इसको रोक के बनाते जाइए। नोट्स जरूरी है, बनाइएगा। बहुत सारे बुक का जितने इंपॉर्टेंट है सभी चीज़ को मैं कलेक्शन करके लाया हूँ, ताकि आप लोग का एक साथ एक ही जगह एक ही नोट्स में आप लोग का सब तैयार हो जाए। ठीक है, नहीं तो आपको 3, 4, 5 बुक खरीदोगे तब जाके ये सब कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, किसी बुक में बस इतना ही दिया है, बस इतना ही दे दिया, ख़त्म कर दिया है। किसी बुक में बस इतना ही दे दिया है, ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो मैं जितने भी हर प्रकार से जहाँ तक आपको क्वेश्चन बन पाए, एक बेहतर तैयारी हो पाए, सबसे बेस्ट नोट्स बन पाए करके मैं ये कनेक्शन करके बहुत शानदार तरीके से लेके आया हूँ। ठीक है, टॉपिक से मतलब रखिएगा। चलेगा, आगे देखते हैं। संवैधानिक प्रावधान आपके टेस्ट का टॉपिक था ना, तो कुछ भी इतने सारे में से आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनुसूचित जनजाति का। ठीक है, एसटी ट्राइब्स। ठीक है, चलिए, तो अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किस में है वो सब आप पढ़ लिए। कितने प्रकार के? 42 प्रकार के। कहाँ उल्लेख है? तो संविधान में उल्लेख है। अब संविधान के किन किन अनुच्छेदों में अनुसूचित जाति संबंधित अनुच्छेद हैं? इनके विकास के लिए चाहे वो बात कही गई हो, चाहे इनकी शिक्षा के लिए वो बात कही गई हो, चाहे इनके प्रोटेक्शन के लिए बात कही गई हो, मतलब जहाँ भी अनुसूचित जनजाति शब्द है वो सारे का लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ। 100% इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलेगा। अनुच्छेद 15(4) अभी आपको पता है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 15(4) में बोला गया है कि अनुसूचित जनजाति के लिए सामाजिक और शैक्षणिक विकास का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो वहाँ इनके लिए भी है, मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए सिक्योर कि सामाजिक शैक्षणिक विकास इनके लिए भी है वहाँ पे। ठीक है, कहाँ कहाँ इनके लिए बेनिफिट है, कहाँ कहाँ इनके काम के लिए, ये सब करके पढ़ रहे हैं, उसको समझिएगा पहले। अनुसूचित जनजाति के कहाँ हितों के लिए संविधान में किन किन अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है। एक तो है कि सामाजिक शैक्षणिक विकास का प्रावधान है इनके लिए। 16(4) में सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान है, इसी के तहत इनको आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, कितना परसेंट? 32% है ना आरक्षण अभी इनका। ठीक है, 58% ही चल रहा है अभी भर्ती में, 50% करने बोला है, केस फंसा हुआ है, पता नहीं क्या होता है। ठीक है, चलेगा। तो अभी सरकारी नौकरी में जो आपको आरक्षण मिला जाता है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति को, तो ये किसके तहत होता है ये आपको पता होना चाहिए ना। तो ये आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत है 16(4), याद रखेंगे 16(4) में। ठीक है, सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान है। फिर आते हैं 23 नंबर, अनुच्छेद 23 में क्या बोला गया है? जनजातियों के बेकार, दुर्व्यवहार, बंधक मजदूरी का निषेध करता है। पहले ज़माने में क्या होता है, इन लोग को ट्राइबल को पकड़ के ले जाते थे, काम वाम कराते थे, वहीं रहो, काम करो, खाओ पियो, भेज देते, पैसा वैसा कुछ नहीं देते थे, बेकार बिना पैसे के श्रम करवाते थे। तो इनके बारे में उल्लेख है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 29 में बोला गया है भाषा, बोली, संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार बोला गया है। अनुच्छेद 46 में बोला गया है शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास के विषय में सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, देखिएगा अनुच्छेद, ये यहाँ तक तो हम लोग चल रहे थे मौलिक अधिकार। फिर अनुच्छेद 46 आ गया। ठीक है, शैक्षणिक आर्थिक विकास के विषय में सुरक्षा प्रदान करना, ये आपको उसमें आना ना, आर्टिकल नंबर 4 सरकार के लिए जो कर्तव्य है। ठीक है, चलेगा, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 164 में भी बोला गया है जनजातियों के कल्याण के लिए एक जनजाति मंत्री का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसको जब हम लोग पढ़ते हैं राज्य के बारे में पढ़ेंगे तब अनुच्छेद 164 आएगा। उसमें बोला गया है कि जनजातियों के कल्याण के लिए जो कैबिनेट में मंत्री बनते हैं, कितने हमारे यहाँ संख्या 13 मंत्री बनाने हैं, उसमें एक जनजाति मंत्री का प्रावधान किया गया है।
अनुच्छेद 244 में जनजाति क्षेत्रों में 6वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वशासन की व्यवस्था करता है। ठीक है, तो 244 में भी जनजाति क्षेत्रों में 6वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वशासन की व्यवस्था की गई है। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 243। जितने मैं सबको ले रहा हूँ नोट्स बना लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। अभी याद नहीं हो पा रहा होगा, आपको लग रहा है अरे यार मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा है देखेंगे तो अब फिर बाद में सजा ही मिलेगा। इसको अभी शांत साथ सुनते जाइए, समझते जाइए, नोट्स बनाइए, दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, तब आपको याद होगा। ठीक है, मामूली बात नहीं, एक बार थोड़ी याद होगा। बस मैं ये बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना कहाँ तक है, किस लेवल तक, कितना पढ़ना है, क्या नोट्स है, पूरा नोट्स आपको बनवा रहा हूँ। पीडीएफ नहीं मिलेगा, आपको यहीं से नोट्स बनाना पड़ेगा। और देखते हैं बैच में बाकी आगे। ठीक है, बैच से जुड़ जाइएगा। 100 रुपीज़ जो टेस्ट वाला बैच है उसमें जुड़ेंगे तो इन सबके क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्ट थोड़ी आ जाएगी, इन सबको क्वेश्चन बना के क्वेश्चन के फॉर्मेट में जैसा आ रहा है उस पैटर्न में क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 243 पंचायतों में सीटों का आरक्षण है, उसमें भी SC ST OBC का आरक्षण है, जानते हो, तो 243 भी आ जाता है। अनुच्छेद 275 केंद्र सरकार अनुसूचित जनजाति के कल्याण एवं प्रशासन के लिए संचित निधि से सहायता अनुदान दे सकती है। अनुच्छेद 275 के तहत अगर केंद्र सरकार चाहे तो अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए संचित निधि से अनुदान दे सकती है। चलिए अनुच्छेद 330, ये तो पता ही होगा आपको, लोकसभा। अनुच्छेद 3 थोड़ा सा बचा है, ज़्यादा नहीं है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें भी आरक्षण रहता है लोकसभा सीट में। ठीक है, छत्तीसगढ़ केवल एक ही तो है, जांजगीर। ठीक, हाँ वो SC के लिए है ना, ST के लिए तो बहुत सारा है। अनुच्छेद 332 विधानसभा में सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 335 संघ व राज्य सेवाओं में नौकरी के पदों में आरक्षण का प्रावधान। ये संघ और राज्य सेवाओं के लिए बोला गया है। ठीक है, PSC के लिए बोला गया ना, PSC UPSC के लिए। अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ में भी अनुसूचित जनजाति आयोग है, जहाँ भी नए काउंसलिंग करवाने के लिए 2023 भर्ती को पूरा करवाने के लिए गुहार लगाने के लिए अभ्यर्थी पहुँचे हुए थे। ठीक है, अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन एवं जनजाति के कल्याण से संबंधित प्रतिवेदन के लिए आयोग का प्रावधान है। ठीक है, तो वही है, ये भी आयोग का प्रावधान आयोग बनाए हुए हैं। 342 में राज्यपाल के परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। सबसे मेन यही है, अभी हम लोग सबसे शुरू में पढ़े थे ना कि अनुसूचित जनजाति के लिए मेन अनुच्छेद कौन सा, 342। भाई 342 रहेगा तब तो आप किसी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करोगे। और कौन करता है ये याद रखिएगा, तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन किससे परामर्श लेता है, राज्यपाल, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, राज्यपाल करता है, उल्टा बोल दिया इसको, कि अगर किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करना है तो राज्यपाल घोषणा करता है, लेकिन राष्ट्रपति से परामर्श के पश्चात। दोनों बार उल्टा उल्टा बोल दिया, इसको ध्यान रखिएगा, देखिएगा, राष्ट्रपति ही घोषित करेगा। शुरू जो बोला था वही सही है, राष्ट्रपति ही घोषित करते हैं, इंडिया लेवल पे घोषित होता है। राष्ट्रपति राज्यपाल से पूछता है भाई आपके राज्य में क्या क्या स्थिति परिस्थिति, कितने जनसंख्या है, कौन क्या है, उनके इतिहास हिस्ट्री सब निकलवाता है राज्यपाल, राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यपाल से राष्ट्रपति, फिर राष्ट्रपति घोषणा करता है। राष्ट्रपति याद रखेंगे 342 का राष्ट्रपति घोषणा करेगा, राज्यपाल से परामर्श लेगा, आपके राज्य के बारे में बताइए, समुदाय के बारे में करके फिर उस किसी भी जाति को जनजाति घोषित कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कन्फ्यूजन मत होइएगा, 2 बार मैं इसको थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था, कन्फ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रपति घोषणा करता है राज्यपाल से परामर्श लेके। ठीक है, चलिए अब हम लोग इतना कितना पढ़े, ये सब चीज़ें आपको पढ़े हम लोग जनजाति के लिए। ठीक है, ST के लिए। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ST के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए इतने सारे प्रावधान हैं। अब SC के लिए देख लेते हैं, SC के लिए क्या क्या प्रावधान है, ज़्यादा नहीं है, उसका कम है, क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल्य राज्य है तो सबसे ज़्यादा उल्लेख तो हमको अनुसूचित जनजाति के बारे में ही ज़्यादा पढ़ना था। आगे देखते हैं अनुसूचित जाति SC के बारे में पढ़ें, तो 15(4) ये भी वही है, उनके लिए भी है, इनके लिए है, सभी के लिए है। सामाजिक व शैक्षणिक रूप से विकास का प्रावधान। 16(4) इनको भी आरक्षण मिलता है सरकारी नौकरी में। 46 में इनको भी है शैक्षणिक व आर्थिक विकास के लिए के विषय में सुरक्षा प्रदान करना। अनुच्छेद 243 घ पंचायतों में आरक्षण प्रावधान है ना, घ में याद रखेंगे, अनुसूचित जाति, तो इतना कॉमन था। आगे देखते हैं, नगरीय निकाय के लिए ना आएगा 343 ना, नगरीय निकाय में भी आरक्षण मिलता है, जो चुनाव भी होने वाला है। 330 लोकसभा में आरक्षण, 332 विधानसभा में आरक्षण, सब में भाई सभी कैटेगरी को मिलेगा ना, इसलिए इसमें भी उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, 330 लोकसभा याद रखिएगा, लोकसभा में आरक्षण, 332 विधानसभा में आरक्षण। 338 की बात करेगा तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग,
जनजाति आयोग पढ़े थे ना, कितना पढ़े थे, दोनों तुलना कर लो। यहाँ 338 है और यहाँ देखो 339 है। ठीक है, ठीक, इसको याद रखें। 338 आपके एसटी के लिए और 339 आपके एससी के लिए, दोनों को याद रखिएगा। इसको लिखेंगे जब आप ना एक पेज में रहेगा ना, तो दोनों को कंपेयर करके याद करने में बहुत मजा आएगा आपको। 338 में अनुसूचित जाति आयोग का गठन है। ठीक है, 335 संघ व राज्य सेवा में नौकरी के लिए आरक्षण, ये तो सब कॉमन है, ये सब कॉमन है, उनको कॉमन याद कर लीजिएगा। 341 राज्यपाल के परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति किसी समुदाय को अनुसूचित जाति घोषित कर सकता है। देखिए एसटी का पढ़े तो 342 था, याद रखेंगे, और इसमें एससी का पढ़े तो ये है 341। ठीक है, अब आते पिछड़ा वर्ग, ओबीसी को क्यों छोड़े भाई, इनको भी तो है, तो इनके लिए देख लेते हैं। ओबीसी के लिए क्या बोला गया है, 340 बोला गया है। देखिए उल्टा है, ओबीसी का 340 है, ओबीसी शुरू यहाँ से चालू हुआ है, ओबीसी 340। ठीक है, एससी का आपका है 341, एसटी का है आपका 342। तीनों याद रखिएगा, 40 41 42 ओबीसी, ठीक है, एससी एसटी। ठीक है, चलेगा। तो ओबीसी के बारे में क्या दिया गया, अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग का गठन, ओबीसी आयोग का भी गठन किया जा रहा है ना। ठीक है, और इसी के संबंध में एक आयोग बनाया था, मंडल आयोग 1978 में, उन्होंने ही बोला था कि आप ओबीसी आयोग के गठन कीजिए करके। तो ओबीसी आयोग से संबंधित कौन सा मंडल आया था बोलेगा, ये आयोग आया था, तो मंडल आयोग 1978 याद रखेंगे। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, बीपी मंडल भी बोला जाता था, उन्हीं के नाम पे मंडल आयोग बोला गया है। इनका उद्देश्य क्या था, पिछड़े वर्गों का पहचान कर इन वर्गों के लिए उत्थान के लिए सुझाव देना। ठीक है, चलेगा, तो सब पढ़ लिए। अब एक चार्ट में हम लोग देख लेते हैं, भारत और छत्तीसगढ़ का कंपेयर कर लेते हैं। जनजाति की बात कर रहे हैं अब हम लोग, ठीक है, एसटी के बारे में ही पढ़ेंगे हम लोग अब, जनजाति के बारे में। सबसे पहले भारत में जनजातियों का जो प्रावधान है कि इसमें तो भाई संविधान को अलग राज्य के लिए नहीं बनाए, संविधान को देश के लिए भी वही है, राज्य के लिए भी वही है। तो संविधान के 342 में जनजाति है, तो छत्तीसगढ़ के लिए भी 342 में ही है, तो दोनों 342 आएगा। प्रकार, अब हम लोग ने पढ़ा कि छत्तीसगढ़ में कितने जनजाति, कितने प्रकार के, 42 प्रकार के, और इसी के अंतर्गत 161 उपजाति है। अब पूरे भारत की बात करेंगे, हर राज्यों को मिला के टोटल कितने प्रकार की जनजातियां हैं, तो 705 प्रकार की जनजातियां हैं टोटल। ठीक है, चलेगा। विशेष पिछड़ी जनजाति की बात करें तो पूरे भारत की बात करेंगे तो कितने, 75, और हमारे यहाँ भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आपके टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है विशेष पिछड़ी जनजाति। ठीक है, देखते हैं आज हो जाएगा तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो विशेष पिछड़ी जनजाति अगर भारत की बात करें, सब डाटा, ये डाटा आपको एकदम याद होने चाहिए, ऐसी टेबल बना के लिखिएगा इसको। ठीक है, हो सकता है ये आपके बुक में होगा, प्रचलित बुक का है ये, ठीक है, जो सबके पास होता है, फिर भी आप इसको अपने नोट्स में शामिल कीजिएगा, नोट्स में एक साथ लिखिएगा। विशेष पिछड़ी जनजाति भारत में कितने, 75 हैं, और इसमें कितने हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, तो 7 हैं। 5 केंद्र ने घोषित किए हैं, और जो छत्तीसगढ़ के 2 विशेष हैं, विशेष पिछड़े जनजाति उसको, तो टोटल हमारे कितने, 7 हैं, और पूरे भारत में बोलेगा तो 75। जनसंख्या की बात करें पूरे भारत में बोला जाएगा तो 10.42 करोड़, मतलब 10 करोड़ 42 लाख, और हमारे केवल अकेले छत्तीसगढ़ में बोला जाएगा तो 78.22 लाख या 78,22,000। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 78,22,000 हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जनजातियाँ है। ये 2011 जनगणना के अनुसार है। जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो पूरे भारत में जितनी जनसंख्या है उसमें से 8.6% क्या हैं, आपके अनुसूचित जनजाति हैं, जनजातियाँ। ठीक है, आदिवासी 8.6%। और यहाँ की बात करें, छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है, तो यहाँ तो 30.62% है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में जनजातियों की कितनी प्रतिशत है, तो टोटल जितने जनसंख्या है उसका 30.62% तो जनजातियाँ हैं। ठीक है, चलिए सबसे ज़्यादा जनजाति का क्रम देखते हैं, जनसंख्या में देख रहे हैं ना, तो प्रतिशत में देख ले, प्रतिशत फिर जनजाति संख्या में देख रहे हैं ना। सबसे ज़्यादा भारत की बात करें भील जनजाति, फिर गोंड, फिर संथाल, भीड़ गोंड संथाल, ये याद रखिएगा, भील जनजाति ना। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा क्या है, गोंड जाति है, गोंड, फिर कंवर, फिर उराव। तो एक क्रम याद रखिएगा, जनसंख्या के आधार पे है, संख्या के आधार पे है। ठीक है, जनसंख्या के क्रम में सबसे ज़्यादा किस राज्य में जनजातियाँ पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, फिर महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में। भारत में अगर देखेंगे कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य के अंतर्गत अगर हम लोग देखते हैं इसको, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनजाति जसपुर, फिर बस्तर, फिर रायगढ़। ठीक है,
और ये आपको आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अलग से पढ़ना रहता है, जब आएगा पेपर उस टाइम इसको पढ़ना पड़ता है। तो कुछ ये डाटा चेंज हो सकते हैं, ठीक है। 33 जिले के आधार पे आ जाएगा अभी नया डाटा, इसको ध्यान मत रखिएगा, बाकी एक बार ओवरऑल रखिए। प्रतिशत में देखिए तो राज्यों में मिजोरम में सबसे ज़्यादा प्रतिशत है, फिर नागालैंड, फिर मेघालय। हमारे यहाँ प्रतिशत में सबसे ज़्यादा सुकमा, फिर बीजापुर, फिर नारायणपुर। ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स में इसको शामिल कर लीजिएगा अपने, ठीक है। नोट्स बनाइएगा, हस्तलिखित नोट्स, हमारे चैनल के ही नाम है हैंड रिटन नोट्स, तो आप लोग हैंड रिटन नोट्स बनाइए। हम आपको कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं ना, आपको कहाँ भटकना नहीं है, ठीक है। देखिए जनजाति तो अभी जनजाति जनगणना तो अभी हुआ था, जनगणना जनसंख्या हुआ है अभी, लेकिन उसका डाटा अभी तक नहीं आ पाया है, ठीक है। 2021 में होना था, 2022 में कंप्लीट हुआ है, लेकिन डाटा आने में 4-5 साल लग जाता है, तो अभी तो आया ही नहीं है, ठीक है। देखते हैं, तो हमको 2011 के अनुसार ओवरऑल एक बार पढ़ के रखना है, ठीक है। चलिए, छत्तीस राज्य की कुल जनसंख्या कितना है, कितना है हमारे यहाँ कुल जनसंख्या? 2,55,45,198। 2,55,45,198 याद करने के कैसे कहते हैं? 2,55,45,198, 2,55,45,198, इतने तो टोटल जनसंख्या हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में। अब इसमें से कितने जनजाति हैं, तो हम लोग पढ़े ना 78,42,902, या इसको डायरेक्ट बोल सकते 78.22 लाख, ठीक है। अब उसमें पुरुषों की संख्या कितने टोटल, इसकी बात कर रहे हैं ना जनजाति में, 78 लाख में बात करें, 78 लाख में पुरुष कितने हैं तो 38.73 लाख, महिला कितने हैं तो 39.73 लाख, दोनों को जोड़ोगे तो 78.22 आ जाएगा। जनजाति की बात कर रहे हैं ना। टोटल जनसंख्या देख लिए, टोटल में कितने आदिवासी हैं उसको देख लिए, फिर उसमें कितने पुरुष हैं, फिर कितने महिला हैं, याद कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा। टोटल इसका प्रतिशत देखिए, 2,55,45,000 में 78 कितना परसेंट आएगा, तो इसको जब निकालेंगे परसेंट तो ये आएगा 30.62%, ठीक है। और देश में अगर देखें, पूरे देश में जनजाति प्रतिशत 8.6 पढ़ चुके हैं टेबल में आपको, ठीक है। चलेगा, आगे देखते हैं। अब हमारे छत्तीस की बात करें, छत्तीस में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा अभी पढ़े गोंड है, फिर कंवर है, फिर उराव है, ठीक है। और सबसे न्यूनतम, ये भी याद रखिएगा, सबसे न्यूनतम है बिरहोर, फिर भूंजिया, ठीक। छत्तीस में जनजातियों का साक्षरता प्रतिशत कितने परसेंट जनजाति पढ़े लिखे हैं अभी, तो 59.09%। ये अभी आपको जनसंख्या जनगणना 2011 का डाटा है। आर्थिक सर्वेक्षण में अगर ये डाटा नया दिया रहेगा तो आपको नया डाटा याद करना पड़ेगा, और क्वेश्चन में आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो बोला है कि जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार पूछा है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पूछा है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। हर साल डाटा आता है एक आर्थिक सर्वेक्षण करके, उसको भी बाद में करवा देंगे। पुरुष साक्षरता की दर बोलेगा, देखिए 59% तो टोटल पढ़े हुए हैं, ठीक है। उसमें से कितने परसेंट पुरुष है, तो 59% पुरुष है, मात्र 48% महिला है। दोनों डाटा के साथ देख लीजिएगा तीनों को, ठीक है। पॉइंट भी पूछता है, पॉइंट भी गड़बड़ मत कीजिएगा, चलेगा। सर्वाधिक साक्षर जनजाति देख लेते हैं, तो सर्वाधिक साक्षर जनजाति में आपका हल्बा, फिर प्रधान, फिर उराव। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हल्बा है, फिर प्रधान है, फिर उराव है। न्यूनतम साक्षर जो पढ़ते ही नहीं, कोरवा जनजाति, बिरहोर, बैगा, ठीक है। कोरवा, फिर बिरहोर, फिर बैगा, ये तीनों जाति पढ़ते ही नहीं, एकदम न्यूनतम साक्षरता है, ठीक है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, अच्छा लग रहा होगा तो। और डेली क्लास 9 पे में आप लोग आइए, बहुत सारे कलेक्शन करके हम लोग ला रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से आपको नोट्स बन जाएगा। छत्तीसगढ़ के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप यूट्यूब में सर्च मार के देखिएगा, छत्तीसगढ़ के बहुत कम क्लासेस हैं जो पूरे नोट्स लेवल पे पढ़ाते, नहीं तो उन लोग क्या करते हैं, जो अच्छे अच्छे पुराने क्वेश्चन हैं उनको ला देते हैं, पुराने क्वेश्चनों को करवा के अपने वाहवाही लूट लेते हैं, या पूरा नोट्स को पूरा नहीं पढ़ाते, पूरा सिलेबस कहीं भी आपको नहीं पढ़ाया जाता, शॉर्टकट में निपटा देते। लेकिन हम लोग पूरा करवा रहे हैं, जैसा टेस्ट है उस हिसाब से कोशिश करें क्लास कराने का। क्लास का कोई पैसा नहीं लिया है, निःशुल्क है। और अगर आप इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे व्यापम लेवल पे, CGPSC लेवल पे, शिक्षक भर्ती लेवल पे, और आपके जितने प्रयोगशाला परिचालक, जितने भी व्यापम के एग्जाम, उन सब लेवल पे आप चाहते हैं कि कैसे बनेंगे क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन बनाना, तो 100 रुपये केवल महीने का पूरा फीस ले रहे हैं। टाइपिंग का जो खर्चा आ रहा है उसी को ले रहे हैं, ठीक है। हमको देना था उसको को भी निःशुल्क, लेकिन टाइपिंग कौन करेगा भाई, पूरे 30 दिन के 30 टेस्ट बनाने हैं, टाइपिंग करने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर तो देना पड़ेगा, ठीक है। उसी का फीस आपसे लिया जा रहा है। चलेगा, अगला टॉपिक हमारा विशेष पिछड़ी जनजाति। चलेगा, अब हम लोग का अगला टॉपिक है विशेष पिछड़ी जनजाति। इसके बारे में पूरे डिटेल्स पढ़ लेते हैं, आराम से पढ़ेंगे। देखिएगा, अब विशेष पिछड़ी जनजाति किसको घोषित करते हैं, किस आधार पे करते हैं, कुछ आधार तो होगा ना, नहीं तो सभी जनजाति हैं जितने हम लोग कितने प्रकार पढ़े, 42 प्रकार की जनजातियाँ पढ़े, उसमें 161 प्रकार की उप जनजातियाँ पढ़े, जो सभी बोलेंगे ना हमको भी विशेष पिछड़ी जनजाति बना दो, हमको भी विशेष पिछड़ी जनजाति बना दो। तो ऐसे क्या क्राइटेरिया हैं जिनको पार करने पर ही आपको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा मिलता है, क्या है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर आदिम जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में चिन्हित किया जाएगा। पहला, कृषि पूर्व की अर्थव्यवस्था,
मतलब कृषि वो ना करते हो, उससे पहले की अर्थव्यवस्था पर आधारित उनकी ज़िंदगी शिकार वनोपज पर आधारित हो, ये पहला आधार रहता है। अब कृषि करने लगेंगे तो व्यवस्थित जीवन आगे उनका, ठीक है, तो वो नहीं आएगा। ठीक। दूसरा, जनसंख्या स्थिर या घटी हुई हो, एकदम स्थिर हो, जैसे 17, 18, 19, 20 ऐसे टाइप की जनसंख्या हो, एकदम घटे हो। चलिएगा अगला अगला तीसरा पॉइंट क्या है, साक्षरता दर 2% से कम होनी चाहिए। ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजातियों में जो साक्षरता दर है वो 2% से कम होनी चाहिए, तभी जो जनजाति है उसको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है। अगला चौथा देखते हैं, पृथकीकरण, अन्य जनजातीय समूह से भी अलगाव होना चाहिए। मतलब अन्य जनजातीय समूह के साथ ये नहीं रहना चाहिए, अलग से ये अपना व्यवस्थित जीवनचर्या दिनचर्या चलाए, अलग से इनका जो शिकार वनोपज पर आधारित जीवन हो, जनसंख्या स्थिर हो या एकदम न्यूनतम घटी हुई हो, और साक्षरता दर 2% से भी कम हो इनका जितना जनसंख्या होगा। तो इन चारों अगर क्राइटेरिया को कोई जनजाति फॉलो करती है या क्राइटेरिया को पार करती है, तब जाके राष्ट्रपति के द्वारा उनको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया जाता है। ठीक है। चलिए कितने हमारे छत्तीसगढ़ में, तो विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या हमारे छत्तीसगढ़ में कितने हैं, तो 7 है। ठीक है, टोटल पूछेगा तो याद रखिएगा, विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या 7 है। इसमें से इस 7 को 2 भागों में बांटा गया है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति 5 है, राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति 2 है। ठीक है, तो राज्य द्वारा 2 क्या है, पंडो और भूंजिया, इसको अच्छे से याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है, तो पंडो और भूंजिया। केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजातियाँ कौन सी है, अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार, कोरवा। अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार, कोरवा, याद कर लीजिएगा, टेबल बना लीजिएगा। इसी फॉर्मेट में बहुत शानदार तरीके से आपका नोट्स बनेगा अगर आप फॉलो कर रहे हैं, शुरू से अंत तक देख रहे हैं। बीच में क्लास छोड़ के मत जाया करिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जितने ज़्यादा लोगों तक क्लास पहुँचेगा उतने ही ज़्यादा मोटिवेट होकर और पूरा सिलेबस करने के लिए हम लोग उत्साहित रहेंगे। विशेष पिछड़ी जनजाति को राष्ट्रपति का दस्तक पुत्र कहा जाता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पूछता है कि राष्ट्रपति का दस्तक पुत्र किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन में रहेगा विशेष पिछड़ी जनजाति को। ठीक है, चलिएगा नोट कर लीजिएगा उसको भी। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इनकी जनसंख्या कितनी कितनी है। विशेष पिछड़ी जनजाति 7 प्रकार के हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, जो भूंजिया और पंडो है ये भी छत्तीसगढ़ द्वारा अलग से जाति घोषित है 2, और बाकी केंद्र सरकार द्वारा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। बैगा, बैगा की जनजाति सबसे सर्वाधिक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, कितने हैं, तो 89,744। पहाड़ी कोरवा कितने हैं, 40,000। पंडो कितने हैं, 31,814। कमार कितने हैं, 26,530। अबुझमाड़िया कितने हैं, 22,000। भूंजिया कितने हैं, 10,603। और सबसे कम विशेष पिछड़ी जनजाति में कौन है, बिरहोर, न्यूनतम जनसंख्या है 3,490। ठीक है, चलेगा। तो ये हम लोग ने देख लिया विशेष पिछड़ी जनजाति, इतना नोट्स बना लीजिएगा, विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए इतना पर्याप्त है। बाकी इनको और डिटेल में करेंगे, अभी अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार, कोरवा, एक एक जाति को ही और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना पर्याप्त है, परिचय पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है, अब आपके अगला टॉपिक था टेस्ट में निवास स्थान, तो उसको भी देख लेते हैं। जनजाति और उनके निवास स्थान, तो सबसे पहले देखते हैं माड़िया जनजाति। तो माड़िया जनजाति जहाँ निवास करते हैं उसके निवास स्थान को क्या बोलते हैं, नाम पूछा है, जगह नहीं पूछा है जी, जगह नहीं बताना है आपको, नाम बताना है। ठीक है, तो माड़िया जनजाति जहाँ रहती है उसको क्या बोलते हैं, वैडू कुरमा, वैडू कुरमा। कोरकू जनजाति जहाँ रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, ढाना। कोरकू जनजाति का जो निवास स्थान होता है, जो घर होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो ढाना बोला जाता है। भारिया को क्या बोलते हैं, ढाना, इसको भी बोलते हैं, तो दोनों याद रखिएगा, कोरकू और भारिया दोनों का ढाना है। डोला, डोला को क्या बोलते हैं, डोरभूम। बिरहोर का क्या है, टांडा। ठीक है, टांडा। तो ये आपको याद होने चाहिए, नोट कर लीजिएगा इसको, 2-3 बार पढ़ेंगे तब आपके लिए ये आसान होगा। नोट्स बना के चलिएगा। मैं बोला हूँ कि ये कलेक्शन बहुत सारे बुक का कलेक्शन है, आपको कोई भी एक बुक में नहीं मिलेगा। आप एक साथ संकलन कीजिए, हैंड रिटन नोट्स है हमारे चैनल का नाम, तो हैंड रिटन आप नोट्स बनाइए, तभी जाके आपके दिमाग में स्टोर रहेगा। जनजाति, उनके मूल स्थान और देख लेते हैं। कोंध, कोंध का क्या है, उड़ीसा में ये निवास करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग मूल निवास देख रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे देखिए कि निवास स्थान को क्या बोलते हैं जहाँ रहते हैं। अब देखिए निवास कहाँ करते हैं, 2-4 तो है, ये राज्य लेवल पे नहीं है,
हमारे केंद्र लेवल पे भारत की बात कर दिया है। कौन यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं बनाया जाता ज़्यादा, उड़ीसा में मेन रहता है, भतरा उड़ीसा में रहता है, गरबा उड़ीसा में रहता है, कोरकू महाराष्ट्र में रहता है। ठीक है, आज इतना ही कंटेंट मैं उठाया था, मुझे लगा था ये कम से 40-50 मिनट तो चली जाएगा। ठीक है, 35-40 मिनट हो गया है, तो आज इतना ही कर लीजिए क्योंकि नोट्स भी बनाना है आपको। बाकी आप लोग सेल्फ स्टडी करके टेस्ट दिलाते जाइएगा। ठीक है, टेस्ट के साथ साथ तो पूरा कवर नहीं कर पाएंगे, अगर टेस्ट के पीछे पीछे भागेंगे तो अच्छे से मैं सिलेबस नहीं करवा पाऊंगा। तो मेरा पूरा कोशिश है कि बहुत शानदार तरीके से एक ऐसा व्यवस्थित नोट्स आप लोग का तैयार करवा दूं ताकि आप छत्तीसगढ़ के लिए 10 तो अलग अलग बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही बुक में आपका सभी चीज़ सम्मिलित हो जाए और रिवीजन करने के लिए आपका जनजाति पढ़ना उठाए 30-40 पेज का एक नोट्स हो और उसको पढ़ लिए आपका काम हो जाए। ठीक है, ऐसा नोट्स बनाना है तो नोट्स जरूर बनाइएगा। जिन लोग भी नोट्स बनाएंगे व्हाट्सएप में एक बार मेरे को बता दीजिएगा कि सर मैं नोट्स बना रही हूँ करके, ताकि हम वैसे ही कंटेंट को मेंटेन करके रखेंगे। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे तब और शॉर्टकट में निपटा देंगे फिर। ठीक है, तो देख लीजिएगा जिनको नोट्स बनाना होगा। क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, अब नोट्स बना लीजिएगा। और जिन लोग भी अभी तक हमारे बैच से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, क्योंकि अभी जितना भी क्लास किए उसमें जितना क्वेश्चन बनना रहेगा वो भी बनेगा, साथ में आप लोग पढ़े होंगे। तो इन्हीं टॉपिकों का भी टेस्ट होगा तुरंत, बैच ख़त्म जैसे क्लास ख़त्म करेंगे बैच में आपका टेस्ट डल जाएगा। ठीक है, तो जितने लोग भी बैच में जुड़ चुके हैं हमारे 100 रुपये मासिक टेस्ट बैच से, वो तत्काल अभी जाइएगा, जितना पढ़े हैं उसी पर आधारित रहेगा। और आप लोग पढ़ के आए होंगे तो रिवीजन हो गया होगा, टेस्ट दिलाइए। टेस्ट एक लेवल और लेवल हाई रहेगा उसमें। ठीक है ना, अभी बहुत सारे और कवर करना था, अभी कवर नहीं हुआ है, कल की क्लास में फिर इसको कवर करेंगे आगे। ठीक है, तो टेस्ट आप लोग दिलाइए, टेस्ट में आपको लेवल पता चलेगा, रैंक रिजल्ट भी देखेंगे। ठीक है, 12 घंटे का आपको समय मिलेगा टेस्ट दिलाने का। आज 10 बजे लगभग ये डल जाएगा, तो मान के चलो आज 10 बजे, कल 10 बजे रात तक रहेगा, फिर रात को इसका रिजल्ट रैंक डलेगा और कल का टेस्ट डलेगा। ऐसे करके साइकिल में हम लोग चलाएंगे। 12 घंटे मिनिमम आपको मिलेगा टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो जिन लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं ये नंबर देख लीजिए, तत्काल अभी क्लास जैसे आप छोड़ते हो उसके तुरंत मैसेज कर दीजिए 75 83 86 44 61। सर हमको भी जो 100 रुपये मासिक टेस्ट बैच है उसमें जुड़ना है करके, क्योंकि जितना भी यहाँ पढ़ो सेल्फ स्टडी करो, जब तक उसके व्यापम लेवल पे, छत्तीसगढ़ लेवल पे जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, शिक्षक भर्ती लेवल पे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब आपकी तैयारी अधूरी रहेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जल्दी से मैसेज कीजिए, जितने भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा आज करा लीजिए, अभी करा लीजिए, आपको टेस्ट भी मिल जाएगा। पहला टेस्ट से शुरुआत कीजिए, 1 तारीख है आज, 1 तारीख से लेकर 1 तारीख तक आपका लगातार चलते रहेगा बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, चलेगा, अगला सेशन स्टार्ट करेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को।